हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर क्या होता है, इससे क्या लॉसेस होते हैं, क्या बेनिफिट है। बेनिफिट इसमें क्या है, बेनिफिट तो कुछ है नहीं, लॉसेस है। पावर फैक्टर का मतलब होता है लॉस। तो इसको आज सीखेंगे दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए आप सीखते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता क्या है दोस्तों, पावर फैक्टर का मतलब होता क्या है, इसको तो पहले जानना है दोस्तों। तो पावर फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसको दर्शाता है। तो आप सोचेंगे कि सप्लाई में इलेक्ट्रिकल में एंगल कहाँ से आ गया। इसमें भी एंगल होता है दोस्तों, इसमें होता है इलेक्ट्रिकल फेज एंगल। जैसे कि मोटर, 3 फेज मोटर वगैरह हो गया, उसका जो वाइंडिंग की जाती है दोस्तों 3 फेज में, 3 फेज का जो वाइंडिंग होता है दोस्तों उसको याद रखिए 120 डिग्री के एंगल पे तीनों फेज को बांटा जाता है। इस तरह से यहाँ भी 120 होगा, यहाँ 120 होगा, यहाँ 100। अगर इस तरह से नहीं होगा दोस्तों तो आपका मोटर घूमेगा ही नहीं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका फेज एंगल। तो इसी चीज़ को पावर फैक्टर में दिखाया जाता है। तो पावर फैक्टर आपका कहा जाता है कि यूनिटी रखिए। पावर फैक्टर, मान लीजिए एक बल्ब जला रहे हैं, ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आप उसी ये आपका मान लीजिए 1 किलोवाट का आप बल्ब जला रहे हैं, 1 किलोवाट तक बल्ब जला रहे हैं, और उसी तरह से आप 1 किलोवाट का एक मोटर चला रहे हैं। दोनों में तो फ़र्क आएगा। ये तो रेजिस्टिव लोड है, प्योर रेजिस्टिव है क्योंकि फिलामेंट का है, फिलामेंट बल्ब है। और ये मोटर क्या है, मोटर आपका इंडक्टिव लोड है, यानी इसमें कॉइल लपेटा हुआ है। इस टाइप का जो बल्ब होता है दोस्तों, ये हो गया आपका प्योर रेजिस्टिव। इसको जलाने पर हीट होता है। ओके दोस्तों, जैसे कि हीटर हो गया, ये फिलामेंट बल्ब हो गया, ये सारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं। इसमें पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो आइए आगे। लोड दोस्तों, लोड की जहाँ तक बात हो रहा है कि लोड 3 तरह का है। इलेक्ट्रिकली लोड में 3 तरह का इलेक्ट्रिकल लोड है। रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बल्ब दिखाया, ये आपका रेजिस्टिव लोड में आता है, जिसमें हीट पैदा करे, हीट जनरेट करे। ओके दोस्तों, वो हो गया आपका रेजिस्टिव लोड। इसका पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों, 1, जिसको यूनिटी पावर फैक्टर कहा जाता है। ओके दोस्तों, रेजिस्टिव लोड हो गया, पावर फैक्टर 1, यूनिटी पावर फैक्टर इसको कहा जाता है। ये तो पहला आपका लोड हो गया, इलेक्ट्रिकल लोड में पहला लोड हो गया। दूसरा है दोस्तों इंडक्टिव लोड। ये लोड के बारे दोस्तों इसको पढ़ेंगे हम, आज तो पावर फैक्टर केवल इसको टच कर रहे हैं हम। इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, पावर फैक्टर लॉस कम होता है, यानी करंट जो है पीछे चलता है वोल्टेज के, यानी कि वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। तो वो हो गया आपका लैगिंग पावर फैक्टर। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है दोस्तों, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके दोस्तों, और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर आपका कम होता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया लैगिंग पावर फैक्टर। और एक होता है दोस्तों तीसरा नंबर कैपेसिटिव लोड। ये लोड आपका कैपेसिटर लगाने से होता है, ये कोई लोड नहीं है, ये कैपेसिटर लगाने से आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो कैपेसिटिव लोड हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका पावर फैक्टर आगे चलता है, यानी बढ़ के आता है, ज़्यादा आता है। तो कैसे इसको बोलेंगे, कैपेसिटिव लोड में भी आपका पावर फैक्टर सही नहीं होता है, क्योंकि इसका करंट जो आगे चलता है, पीछे वोल्टेज चलता है। और इंडक्टिव लोड में क्या हुआ दोस्तों, करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे, दोनों स्थिति में सही नहीं हुआ।
आगे भी करंट को आगे चलना भी ठीक नहीं है, पीछे चलना भी ठीक नहीं है। दोनों स्थिति में आपका फेज एंगल अंतर आता है, दोनों का फेज एंगल आता है। फेज एंगल आना नहीं चाहिए, फेज एंगल हमेशा 0 डिग्री पे रहना चाहिए, जैसे रेजिस्टिव लोड। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है आपका रेजिस्टिव लोड में ये आपका दोस्तों रेजिस्टिव लोड है। ये रेजिस्टिव लोड में क्या दिखा रहा दोस्तों, ये हमारा वेव फॉर्म है। ये रेजिस्टिव लोड का वेव फॉर्म है दोस्तों। रेजिस्टिव लोड जिसमें रजिस्टर दिखा रहे हैं, यानी ये रजिस्टर इसमें यूज कर रहे हैं। यानी रजिस्टर में जैसे आपके फिलामेंट बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सारे रेजिस्टिव लोड में होता है। इसमें हीट जनरेट होता है। रजिस्टर इस टाइप का अगर रजिस्टर यूज करेंगे तो इसमें हीट के रूप में डिसिपेट करेगा करंट। तो जब ये ब्लू वाला लाइन जो देख रहे हैं वोल्टेज का लाइन है और एक करंट का लाइन है, ये ग्रीन कलर का जो है करंट का लाइन है दोस्तों। जब आप सप्लाई देते हैं दोनों 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों। रेजिस्टिव लोड का बात कर रहे हैं, दोनों 0 से स्टार्ट हो रहा। आपका वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, अगर 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो 220 ही रहेगा। करंट अप डाउन हो रहा है क्योंकि आप लोड आगे में मोटर चला रहे हैं कि बल्ब जला रहे हैं। जैसे जैसे लोड डालिएगा वैसे वैसे करंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगा, 220 तो 220। तो ये दोनों एक समय में टाइमिंग जो अंतराल है समय भी सेम रहेगा। 0 डिग्री पे आपका इसका फेज एंगल रहेगा। फेज एंगल आपका देखिए फाई = 0। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, अगर ऐसा स्थिति आता है, तब उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड, यानी वो लोड रेजिस्टिव में चल रहा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से दोनों एक ही समय में, यहाँ तो कम हो जा रहा है, आपका करंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोड आगे जैसा लोड होगा वैसा करंट लेगा। आपका खाने का जो भूख है, आप चावल खा रहे हैं तो चावल खाने का जो भूख होता है जैसा होगा वैसे आप खाना खाते हैं, तो लोड कैपेसिटी होगी आपका। तो उसी तरह से यहाँ जैसा मोटर आउटपुट में डालेंगे, जैसा लोड डालेंगे उस तरह से करंट लेगा वो। ओके दोस्तों, तो ये हो गया रेजिस्टिव लोड। ओके दोस्तों, इसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, पावर फैक्टर ये यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों 1। ओके दोस्तों, पावर फैक्टर यूनिटी कहा जाता है इसको, और इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 के बराबर आता है। 1 सबसे अच्छा माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बढ़िया पावर फैक्टर क्या माना जाता है, 1, तो कहाँ पर यूज होता है, वो कैसे होगा, तो आपको समझना होगा, आपको बताना होगा कि ये जहाँ पर रेजिस्टिव लोड हम यूज करेंगे वहाँ पर आपका पावर फैक्टर यूनिटी आएगा और 1 आएगा। इसमें आपका बिजली बिल भी सही आएगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आएगा। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिव लोड जिसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। लोड 3 तरह का है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लोड जो मैंने अभी दिखा दिया। अब आते हैं दोस्तों इंडक्टिव लोड में। दोस्तों ये हो गया आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में क्या होता है, इसमें कॉइल का इस्तेमाल होता है इंडक्टिव लोड में। जैसे कि आपका मोटर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रांसफार्मर, इस तरह का जो लोड होता है, जो आउटपुट में लोड डालते हैं, वो हो गया आपका इंडक्टिव लोड, जहाँ इंडक्शन पैदा हो, इसीलिए उसको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर सप्लाई अगर देते हैं, अगर 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो ये जो करंट और वोल्टेज एक ही वायर में गुजरता है दोस्तों, ये अलग अलग नहीं है, एक ही वायर में, एक ही केबल में ये दोनों गुजरता है। तो लेकिन उसमें होता क्या है, वोल्टेज यहाँ पर देखिए वोल्टेज आगे हो गया, देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ और 0 में पहले आया, लेकिन उसके बाद करंट देखिए दोस्तों 0 के कितने अंतराल के बाद, एक टाइमिंग है, ये लाइन टाइमिंग का है, टाइम का है, कितने समय के बाद यहाँ से उठ रहा है तब आकर 0 में आ रहा है। यानी ये दोनों का बीच में देखिए फेज एंगल फाई, इसको फाई से डिनोट किए, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी है यहाँ हो सकता है। तो यहाँ का डिफरेंस देखिए, 90 डिग्री ले लीजिए क्योंकि इसका सेंटर में है, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल में फेज एंगल हुआ इसका इंडक्टिव लोड का। तो जैसे जैसे लोड
जिस तरह का लोड डालेंगे, मोटर का है कितना मोटर चला रहा है, जैसा जैसा मोटर चलाएंगे इंडक्ट आपका जो है पावर फैक्टर और कम होता जाएगा, यानी कि फेज एंगल भी अंतर आएगा। तो यानी कि वोल्टेज पहले शुरू हुआ और पहले जीरो पे पहुंचा, और करंट बाद में शुरू हुआ, अब बाद में आपका जीरो पे पहुंचा। ये लाइन जीरो का है, यहाँ से जो क्रॉस करेगा। रेजिस्टिव लोड में क्या था दोस्तों, रेजिस्टिव लोड में एक साथ दोनों करंट और वोल्टेज क्रॉस कर रहा है जीरो लाइन को। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जीरो लाइन यहाँ पर क्रॉस किया वोल्टेज और करंट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस हो गया। देखिए जीरो से लेके यहाँ तक फेज फाई का अंतर आ गया। ये अंतर होना नहीं चाहिए। इसी अंतर के कारण दोस्तों आपका लॉसेस होते हैं। इसी पावर फैक्टर को कम करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका कोयल जितने भी मोटर हैं वहाँ पर आपका आपका पावर फैक्टर लॉसेस होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों कैपेसिटिव लोड में आ जाइए। ये आपका कैपेसिटिव लोड है दोस्तों। ये भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या कैपेसिटर जोड़ दिया गया है। लोड के पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया गया है। तो कैपेसिटर अगर जोड़ेंगे, जितना कैपेसिटर इसमें जोड़ रहे हैं, तो कैपेसिटर जोड़ने से क्या होगा दोस्तों, पावर फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब है आपका यूनिटी को भी पार कर जाएगा। जीरो नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 1 होना चाहिए पावर फैक्टर, यूनिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोल्टेज हमारा बाद में चल रहा है। पहले करंट, ये जो करंट का जो लाइन है हरा वाला, ये पहले आ गया, पहले जीरो पे आया, लेकिन वोल्टेज हमारा यहाँ पर जीरो आ रहा। फिर यहाँ पर अंतर आ गया फाई का, ये जो एंगल है फेज एंगल है, फिर अंतर आ गया। इसका मतलब कैपेसिटिव लोड, यानी जहाँ पर आपका कंडेंसर लग रहा, कैपेसिटर लोड लग रहा, वहाँ पर भी आपका फेज एंगल आ गया। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। करंट तो आगे हो रहा, वोल्टेज पीछे हो गया, यानी ये आपका करंट लीड कर रहा, इसको लीडिंग करंट बोलेंगे। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंडक्टिव में आपका वोल्टेज लीड कर रहा, करंट लैग कर रहा, इसलिए इसको लैगिंग करंट बोलेंगे। ओके दोस्तों, इसको लीडिंग करंट, इसको लैगिंग करंट बोलेंगे इंडक्टिव लोड को। तो ये भी ठीक नहीं है। तो अच्छा क्या है दोस्तों, अच्छा होगा आपका रेजिस्टिव लोड, जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके दोस्तों, ये आपका रेजिस्टिव लोड, ये सबसे सही होता है। तो जितने भी लोड है दोस्तों, आपका जो पावर फैक्टर में जो लोड आपके आ रहे हैं, लोड के बारे जान रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल लोड जो है 3 तरह का है। रेजिस्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव लोड हो गया, कैपेसिटिव लोड। तो खैर ये लोड अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको केवल सिर्फ जानकारी मिल रही है कि ये लोड होने से आपका ऐसा ऐसा पावर फैक्टर का दिक्कत आता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए इसमें बस इतना ही है कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटी, इसको हम बाद में चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पावर फैक्टर अगर यूनिटी होगा, कब, जब रेजिस्टिव लोड होगा। पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लैगिंग माने लैग करना, मतलब पीछे चलना। तो कब, इंडक्टिव लोड, जब मोटर चलता है तो करंट पीछे हो जाता है और वोल्टेज आगे रहता है। कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, यानी कि करंट आगे रहेगा, पीछे वोल्टेज रहेगा। बस ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। एक ट्रायंगल आप देख लीजिए इसमें, ये ट्रायंगल से जानिए। ये आपका जो एंगल है, यही फेज एंगल है दोस्तों। इसको अगर थीटा एंगल से डिनोट करेंगे, ये हो गया दोस्तों ये पारेंट पावर, ये पारेंट पावर, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, और ये आपका हो गया दोस्तों रियल पावर, जिस पावर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये जो आपका कोका कोला या कोई ठंडा का आपका लिक्विड है, जब इसको पीते हैं तो इतना पोर्शन को हम पीते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसका ऊपर झाग होता है, ये झाग पोर्शन आपका रिएक्टिव पावर हो गया, यानी इसको यूज अभी हम इसमें नहीं कर रहे हैं, यानी ये यूजलेस है यहाँ पर। लेकिन रिएक्टिव पावर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों।
उसको भी देखेंगे। तो रियल पावर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अपारेंट पावर हो गया टोटल झाग और रियल पावर टोटल मिला के आपका ये हो गया अपारेंट पावर। ओके दोस्तों, तो इसमें जो रियल पावर हो गया, ये रियल पावर हो गया, ये रिएक्टिव पावर हो गया, ये अपारेंट पावर हो गया। तो अपारेंट पावर जो होता है ये दोनों का एडिशनल वेक्टर एडिशनल है। ओके दोस्तों, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर एस लिखें, एस से डिनोट करेंगे। ओके दोस्तों, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर एस इक्वल टू लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों। केवीए बराबर भी लिख सकते हैं, यानी एस यानी ये वाला केवीए, एक केवीए से इसको हम लिखते हैं, केवीए लिखते हैं, और इसको किलोवाट लिखते हैं, रियल पावर को किलोवाट, और इस फार्मूला तैयार करते हैं दोस्तों। केवीए इक्वल टू हो जाएगा किलोवाट का स्क्वायर माइनस प्लस KVAR का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। तो ये आपका KVA का यानी कि आभासी ये वाला इसका फार्मूला इधर तैयार हो गया। ये तो आप मैट्रिक में भी पढ़े हैं, ट्रायंगल जब पढ़ते थे तो लंब आधार और आपका कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, आधार का स्क्वायर प्लस ये आपका लंब का स्क्वायर। कर्ण को रखें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अंडर रूट इधर कर देंगे, स्क्वायर हटेंगे रूट इधर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी तो वही यूज हो रहा है मैथमेटिक्स के दोस्तों। तो P बराबर हो गया आपका VI cos थीटा। ये क्या है, पावर का ये सूत्र हो गया, यानी जब पावर निकालेंगे तो P बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। इस तरह से अगर करेंगे तो आपका पावर निकलेगा। ओके दोस्तों, फिर अगर पावर फैक्टर निकालेंगे तो कॉस थीटा को इधर रखिए, इसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो क्या होगा, P तरफ चला जाएगा। तो P तरफ क्योंकि गुणन में है तो भागा हो जाएगा, इधर V इंटू आई हो जाएगा। तो ये पावर फैक्टर इस तरह से निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो पावर फैक्टर आपका हो गया। तो पावर फैक्टर ये जो है आपका P पावर आपका हो गया ट्रू पावर। ट्रू पावर इधर हो जाएगा आपका ये अपारेंट पावर। ओके दोस्तों, इसको अपारेंट पावर बोलेंगे, इसको ट्रू पावर बोलेंगे, इसको पावर फैक्टर। ओके दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू पावर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और अपारेंट पावर VA हो जाएगा। अब आप सोच रहे वाट है किलो वाट, अगर किलो में रहेगा तो किलो वाट कर देंगे, अगर VA अगर किलो में तो KVA कर देंगे। तो दोस्तों, तो इस तरह भी आप ये लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका पावर फैक्टर। तो इसमें रियल पावर को 3 नाम से जानते हैं दोस्तों, रियल पावर, एक्टिव पावर, और एक हो गया आपका ट्रू पावर। ये 3 नाम से आप जानिए। ओके दोस्तों, 3 नाम से एक ही नाम है। पावर फैक्टर दोस्तों, पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों के बीच का रिलेशन को दर्शाता है दोस्तों। जैसे मैंने दिखाया था इसमें, जैसे यहाँ पर यहाँ वोल्टेज या करंट है, जितना भी मैंने दिखाया इसमें सब वोल्टेज करंट को ही दिखा रहा है, चाहे कैपेसिटिव लोड हो, चाहे इंडक्टिव लोड हो, या आपका रेजिस्टिव लोड हो दोस्तों। दोनों में
तीनों में आपका वोल्टेज करंट को ही रिलेशन को दिखा रहा, तो इसलिए यहाँ लिखे वोल्टेज और करंट का रिलेशन है। ओके दोस्तों, तो और किसका ये रेशियो होगा दोस्तों, रेशियो किसका होगा, तो रेशियो को भी तो जानना है। तो यहाँ भी रियल पावर हो गया और अपैरेंट पावर हो गया। ओके दोस्तों, ये दोनों का रेशियो हो गया, रियल पावर डिवाइडेड बाय अपैरेंट पावर, यही ना है। पावर फैक्टर दोस्तों 0 और 1 का बीच में ही रहता है, 0 से लेकर 1 का बीच में पावर फैक्टर होता है। तो सबसे बढ़िया पावर फैक्टर आपका 1 होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। 1 से जैसे जैसे कम होता जाएगा, यानी आपका जो भी इक्विपमेंट चला रहे हैं और लोड पे, वो मशीन आपका गर्म होने लगेगा, केबल गर्म होने लगेगा, स्विचेस गर्म होने लगेंगे पावर फैक्टर कम होने से, और आपको प्लेंटी भी लग सकते हैं। पीछे से आपको जो पावर जनरेटर होता है, पावर जहाँ से जनरेट हो रहा, पावर सप्लाई की जा रही है, वो पावर सप्लायर बोल सकता है आपको, कंपनी को प्लेंटी लगा सकता है कि आपका पावर फैक्टर कम हो गया है, इस पावर जनरेशन को ज़्यादा एनर्जी बनाना पड़ेगा आपके चलते, पावर फैक्टर लॉस के चलते। इसलिए यहाँ से हिदायत दी जाती है कि पावर फैक्टर को सही रखिए। तो पावर फैक्टर सही रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपनी में सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं, पावर कैपेसिटर का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर के बारे पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक फ़ायदा होता है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, जो कंपनी में ज़्यादातर यूज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, समझाएंगे। तो पावर फैक्टर आपका 1 सबसे बढ़िया होता है, और कितने भी मोटर होते हैं वो मोटर आपका 0.8 0.85 ऐसे ही रहता है, नहीं रहता तो आप मान के एज्यूम करके आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, रियल पावर, हम लोग रियल पावर और अपैरेंट पावर का ही बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये दोनों का रेशियो को पावर फैक्टर हम ले रहे। रिएक्टिव पावर तो यहाँ से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिएक्टिव पावर भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बिना रिएक्टिव पावर के भी बहुत सारे काम नहीं होते। ओके दोस्तों, तो रियल पावर, जैसे कि अपने उस कोका कोला का जो बोतल कप में देखा कि जो झाग था, इस पोर्शन को यूज़ नहीं किए, केवल आपका ये पोर्शन यूज हो रहा, रियल पावर। तो इसी को रियल पावर बोलें, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल इसी को कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। तो ये आपका रियल एक्चुअल पावर हो गया दोस्तों। और अपैरेंट पावर है टोटल को लेते हैं, झाग को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपैरेंट पावर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट रियल पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हो गया अपैरेंट पावर का फार्मूला हो गया। तो इतना तो समझ गए दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में। अगर ये इसको देख लीजिए, ये आपका वेब फॉर्म हो गया दोस्तों। यहाँ 0 से शुरू हुआ, यहाँ पर आपका 0 पे हाफ साइकिल जब आता तो 0 पे ख़त्म हुआ हाफ साइकिल में, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ा, ये तो पॉजिटिव पोर्शन हो गया, इधर नेगेटिव पोर्शन हो गया दोस्तों। एसी साइकिल में क्या होता है दोस्तों, एसी साइकिल में
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जीरो से लेकर इस जीरो तक, जीरो से स्टार्ट हुआ, एक बार जीरो में आया यानी एक बार ऑफ हुआ, फिर नेगेटिव में गया, यहाँ ऑफ हुआ। ओके दोस्तों, यानी सप्लाई यहाँ से बढ़ रहा, ये सब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर पीक वोल्टेज हो गया जो सबसे ऊपरी है, फिर धीरे धीरे घट रहा, फिर जीरो में आ गया, 0 वोल्ट में आ गया, फिर नीचे माइनस में आ गया, इस तरह से यहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एक साइकिल हुआ, जिसको बोलते हैं 1 साइकिल। और इंडिया का जो साइकिल है कितना है दोस्तों, 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी इसको बोलेंगे 50 हर्ट्ज। ओके दोस्तों, तो ये कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये जो सप्लाई है ये केबल में, यहाँ पर करंट भी चल रहा है, वोल्टेज भी चल रहा है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपका वेवफॉर्म बना, यानी कि एक करंट है, मान लीजिए एक करंट है, अरे वोल्टेज है, तो दोनों जीरो पे एक समय में आ रहा, तो ये आपका रेजिस्टिव लोड हो गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ना लैगिंग हो रहा ना लीडिंग हो रहा, या यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ हम यही बताना चाह रहे हैं लैगिंग लीडिंग के बारे में। यहाँ पर वोल्टेज और करंट लीड और लैग तो कर नहीं रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये यूनिटी है, जीरो पे आ रहा, दोनों एक ही साथ क्रॉस कर रहा है जीरो पे, तो ये हो गया आपका यूनिटी पावर फैक्टर। इस तरह से ये आपका वेव फॉर्म हुआ दोस्तों। लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है दोस्तों, जब ये आपका वोल्टेज का लाइन हो गया, इसी में अगर आपका ये वोल्टेज अगर आगे चल रहा है और यहाँ से आपका मान लीजिए करंट चालू हुआ, तो ये करंट आपका ऐसे चलेगा, यानी ये यहाँ तक अंतर हो गया आपका फेज एंगल। इसका मतलब ये अगर भी है, ये आई है, तो आई तो हमारा ये जो जीरो से स्टार्ट हुआ वोल्टेज पहले स्टार्ट हुआ, और इतना अंतर में, इतना अंतराल में ये टी है, ये वोल्टेज या करंट का लाइन है, तो इतना अंतर में जो फेज एंगल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा, इसी को बोलते हैं लैगिंग करंट। लैगिंग मतलब करंट पीछे चलना, लैगिंग। उसी तरह से लीडिंग में, लीडिंग पावर फैक्टर, उसी तरह से ये आपका मान लीजिए करंट हो गया और ये वोल्टेज इस तरह से चला, ये भी हो गया, यानी पहले करंट स्टार्ट हुआ तो इसमें भी आपका फेज एंगल बना फाई, मान लीजिए इसमें भी फाई, तो इसमें भी अंतर आ गया, तो इसको बोलेंगे लीड करना, यानी करंट लीड कर रहा, तो इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। और एक होता है, मान लीजिए कि ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, दोनों जीरो पे एक साथ, यानी यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो, दोनों जीरो में ख़त्म हो रहा, यहाँ कोई फेज एंगल नहीं, जीरो हो रहा, यानी ये हो गया यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये हो गया आपका दोस्तों लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर। अब समझेंगे दोस्तों, पावर फैक्टर अगर कम आ रहा, पावर फैक्टर कम है, यानी 1 से नीचे है, 1 से कम है, तब क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसको पहले जान लीजिए। तो पावर फैक्टर दोस्तों कम होने से ऊर्जा, जो एनर्जी होता है दोस्तों, एनर्जी की बर्बादी होगा, लॉसेस, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा क्या है, जितना इक्विपमेंट चला रहे हैं, जो मशीन वगैरह जो भी चला रहे हैं, उसका क्या होगा, एफिशिएंसी घटेगा, मशीन का एफिशिएंसी घटेगा, जो भी केबल यूज कर रहे केबल का एफिशिएंसी घटेगा, हीट होने लगेगा केबल, मशीन भी आपका काम करना कम कर देगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये सब पावर फैक्टर का लॉस के चलते। तीसरा है बिल, आपका जो इलेक्ट्रिक बिल होता है वो ज़्यादा आने लगेंगे,
ओके दोस्तों, प्लेंटी, ये जो प्लेंटी लगेगा दोस्तों वो ज़्यादा लगेगा, हाई लगेगा, प्लेंटी किया जाएगा। पावर जनरेशन जहाँ से किया जाएगा वहाँ से आपको प्लेंटी किया जाएगा कंपनी को, कि आप पावर फैक्टर आपका कम के चलते हमको पावर का जनरेशन बढ़ाना पड़ा। क्योंकि यहाँ अगर आपका पावर फैक्टर कम होगा तो पावर जनरेशन में भी इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए लोग प्लेंटी लगा देते हैं। तो इसलिए पावर फैक्टर को कंपनी सही करके रखती है। वहाँ पर आपका पावर बैंक का यूज किया जाता है। पावर बैंक क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। जहाँ पर कैपेसिटर का एक बॉक्स होता है, बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, उस कैपेसिटर को यूज करते हैं सप्लाई के आउटपुट में। जैसे जैसे पावर फैक्टर होगा वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, वैसे वैसे कैपेसिटर एक्टिव होगा। जब बढ़ जाएगा फिर कैपेसिटर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो कॉन्टेक्टर से सिस्टम बना रहता है वैसा, उसको पढ़ेंगे दोस्तों। अब उसमें क्या होता है, तार की मोटाई, ये जो तार होता है दोस्तों, केबल आता है, उसका मोटाई बढ़ाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों पावर फैक्टर के कारण। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर समझ आया तो ठीक है, ना समझ आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर समझाने में कोई कमी हो तो ज़रूर बोलिए दोस्तों, तो मैं और अच्छी तरह से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।